औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हम इससे पहले प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टेक्निक्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहले जो पढ़ी थी वो रैंडम सैम्पलिंग थी। उसके बाद हमने स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग देखा था, उसके बाद क्लस्टर सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग हमने पढ़ी। उसके बाद डबल सैम्पलिंग थी, जिसमें ये तरीक़ाकार होता है कि एक दफ़ा आप लार्ज साइज़ का सैंपल सेलेक्ट कर लेते हो, फिर उसमें से दोबारा सेलेक्ट करते हो, तो उसको टू फेज़ सैम्पलिंग भी कहा जाता है या डबल फेज़ सैम्पलिंग, डबल स्टेज सैम्पलिंग भी कहा जाता है। उसकी एग्जांपल ये है कि आपको अगर फ़र्ज़ करें 150 का सैंपल साइज़ चाहिए इंडिविजुअल्स का, आप पहले 200 इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट कर लेते हो, फिर उन 200 में से अपनी मर्ज़ी का जो आपको रिकॉर्ड था 150 उसी में से सिलेक्ट कर लेते हो। पहले एक लार्ज स्केल का लार्ज साइज़ का सैंपल लेते हो, फिर उसमें से आप अपने रिक्वायर्ड सैंपल को अलग कर लेते हो, तो इसलिए इसे डबल सैम्पलिंग बोलते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है? जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें हर जो इंडिविजुअल्स है उसके इक्वल चांसेस सिलेक्ट होने के नहीं होते, जैसा कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में होते हैं। इसमें सबसे पहले जो है वो कन्वीनियंस सैम्पलिंग है, पहली टाइप इसकी। Convenience sampling, also referred to as accidental sampling or haphazard sampling, in the process of including whoever happens to be available at the time. Two examples of convenience sampling are seeking volunteers and studying existing groups just because they are there. For example, you have been part of a convenience sample if you have been stopped on the street or in a grocery store by someone who wants your opinion of an event. कन्वीनियंस सैम्पलिंग जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, आपको फ़र्ज़ करें 20 का सैंपल साइज़ चाहिए और जहाँ पर आप जाते हो किसी भी मोहल्ले में, शहर में, सिटी में, मार्केट में, जो भी इजीली अवेलेबल फर्स्ट 20% या इंडिविजुअल्स आपको मिलते हैं, आप उनको सेलेक्ट कर लेते हैं। इट इज़ कन्वीनियंस सैम्पलिंग कि इसी तरह से जो एग्जांपल में बता रहा है कि अगर आप भी किसी ग्रॉसरी स्टोर पे हैं, किसी स्टोर पर हैं और कोई आकर आपको सैंपल में इंक्लूड कर देता है, तो यू वुड बी द पार्ट ऑफ कन्वीनियंस सैम्पलिंग। आसानी से जितने भी लोग जिस तरह से भी आपकी आसानी, रिसर्चर की आसानी के लिए दस्तयाब हों, उन्हीं को सेलेक्ट कर लेना कन्वीनियंस सैम्पलिंग कहलाता है। नेक्स्ट वन इज़ पर्पसिव सैम्पलिंग। पर्पसिव सैम्पलिंग कौन सी होती है? इसकी दूसरी टाइप है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की। पर्पसिव सैम्पलिंग आल्सो रेफर टू एज जजमेंट सैम्पलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ सैम्पल दैट इज़ बिलीव टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ गिवन पॉपुलेशन। ये समझा जाता है कि वो गिवन पॉपुलेशन या दी गई पॉपुलेशन जो आबादी का नुमाइंदा हो, उनकी नुमाइंदगी करेगा। इन अदर वर्ड्स, द रिसर्चर सेलेक्ट्स द सैम्पल using his experience and knowledge of group to be sampled. For example, if a researcher plans to study exceptional high schools, he can choose schools to study based on his knowledge of experimental schools. Prior knowledge or experience can lead the researcher to select exceptional high schools and that meet certain criteria, such as a high school proportion of students going to four-year college. पर्पसिव सैम्पलिंग या जजमेंट सैम्पलिंग जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, आप किसी भी सैंपल को अपनी ज़ाती जजमेंट की बिना पर आप सेलेक्ट कर लेते हो। फ़र्ज़ करो आप आप में से अक्सर लोग शॉपिंग पर जाते हैं और जिस ब्रांड की आप शॉपिंग करते हैं, जो फेमस ब्रांड है, इंटरनेशनल चेन है, आप वहाँ सीधे जाते हो, पूरी मार्केट को आप खंगालते नहीं हो। दिस इज़ काइंड ऑफ जजमेंट सैम्पलिंग या पर्पसिव सैम्पलिंग। आप फ़र्ज़ करें आपको कोई स्वीट्स जो है वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो आप गौर में आपके ख़्याल में आपकी प्रीवियस एक्सपीरियंस के मुताबिक उस पर जो स्वीट्स की क्वालिटी है फ़र्ज़ करें वो अच्छी होती है, तो आप नेक्स्ट टाइम सीधे उसी पर जाते हैं। बाकी पूरी मार्केट में बाकी जो शॉप्स हैं उसकी स्वीट्स को आप चेक नहीं करते। इसी तरह से क्लॉथ मार्केट में आप जाते हैं, वहाँ पर आप के जो ब्रांड हैं, जो आप ब्रांड के लेते हैं, आपको उन पर अपने ऑलरेडी उन्हें जज किया हुआ है, तो उसके बाद आप मज़ीद दूसरी दुकानों पर जाने की ज़हमत नहीं करते हैं। इट इज़ कॉल्ड पर्पसिव सैम्पलिंग और जजमेंट सैम्पलिंग। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग क्या होती है? और याद रखिएगा कि ये जो तीसरी हम पॉइंट पढ़ रहे हैं, ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की है। Quota sampling is the process of selecting a sample based on required exact number or quotas of individuals or groups with varying characteristics. It is most often used in wide-scale survey research, which listing all members of the population of interest is not possible. When quota sampling is involved, data gatherers are given exact characteristics and quotas of persons to be interviewed, e.g. 35 working women with children। यहाँ पर आप पहले से ही कोटा फिक्स कर लेते हो
कि आपने कितने वर्किंग जैसे कि ये एग्जांपल में दे रहा है कि 35 वर्किंग वेमेन हो और उसके साथ अंडर द एज ऑफ 16 टू 20 वर्किंग वेमेन हो। आप जिस तरह का भी कोटा ऑलरेडी फिक्स कर लेते हैं, जैसा कि आप चाहते हैं कि आपने फिज़िक्स से रिलेटेड जो लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो आपने इतने परसेंट लेने हैं, पहले ही आप डिसाइड कर लेते हो। केमिस्ट्री वाले लोग इतने परसेंट लेने हैं, उसके मुताबिक जब आप सैम्पलिंग करते हैं तो वो कोटा सैम्पलिंग में आएगी। और ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की ही टाइप होगी, क्योंकि इसमें हर बंदे के सिलेक्ट होने के चांसेस नहीं होंगे। जो केमिस्ट्री वाला जो आपका रिकॉर्ड होगा वही इसमें सिलेक्ट होगा जस्ट। इसी तरह से अगर आप इससे हटकर एग्जांपल अगर आप देखना चाहें तो जैसा कि आपको पता है कि जब जब भर्तियां होती हैं तो कोटास ऑलरेडी फिक्स कर दिए जाते हैं। कमीशन के पेपर में भी ऐसे होता है कि 5% कोटा इज़ स्पेसिफाइड फॉर वेमेन, फॉर डिसेबल, फॉर माइनॉरिटीज़। तो पहले ही वो सेलेक्ट कर लेते हैं कि अगर इतनी सीट्स हैं, 100 फर्ज करो टोटल हैं, उसमें 5% अगर वेमेन का कोटा है तो 5 जो हैं वो अलग से उनकी ऑलरेडी उनको मेंशन कर दिया जाता है, ऑलरेडी डिसाइड किया जाता है। तो इट इज़ कॉल्ड कोटा सैम्पलिंग। नेक्स्ट है स्नोबॉल सैम्पलिंग। ये भी बड़ी आसान और दिलचस्प है। Selecting a few people who fit a researcher's needs, then using those participants to identify additional participants and so on until the researcher has a sufficient number of participants. Snowballing is most useful when it is difficult to find participant of the type needed. ये स्नोबॉल सैम्पलिंग पहले होती क्या है? इससे पहले स्नोबॉल क्या होती है? स्नोबॉल आपने देखा होगा कि बर्फ़ का जो गोला होता है, जब बर्फ़बारी होती है तो बर्फ़ का एक गोला बर्फ़ पहाड़ की चोटी से जब लुढ़कना शुरू करता है तो वो छोटा होता है। जो ही वो नीचे आता है उसकी स्पीड भी बढ़ती जाती है और साथ साथ उसका साइज़ भी बढ़ता जाता है, दूसरी बर्फ़ उसके साथ लगती जाती है। यूँ आते 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 नीचे आते वो बतदरीज बढ़ता जाता है और नीचे आता जाता है। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग ये होती है कि अगर आपको फ़र्ज़ करें किसी स्पेसिफिक प्रोफेशनल फील्ड से रिलेटेड या स्किलफुल लोग चाहिए। फ़र्ज़ करें आपको फ़ुटबॉल के प्लेयर्स पर सैम्पलिंग आपने करनी है, आपको फ़ुटबॉल के प्लेयर्स चाहिए। अब आपको नहीं पता कि फ़ुटबॉल का कौन-कौन प्लेयर है, कौन कहाँ रहता है, कितना अच्छा खेलता है। आप ऐसा करते हो कि आप अपने करीबी किसी हमसाये के ज़िम्मे लगाते हो जो फ़ुटबॉल का खुद अच्छा प्लेयर है और उसे आप कहते हो कि यार मुझे 11 या 12 इस तरह के मुझे फ़ुटबॉल के प्लेयर चाहिए। वो जब जाता है वो दूसरे के पास जाता है, वो दोनों मिलकर फिर एक तीसरे को ढूँढते हैं। इस तरह से वो स्नोबॉल की तरह बढ़ते, बढ़ते, बढ़ते चले जाते हैं और आपका सैंपल का जो साइज़ है सैंपलिंग का वो पूरा हो जाता है। इट इज़ कॉल्ड स्नोबॉल सैम्पलिंग। और वो कहता है कि ये उस वक्त ज़्यादा यूज़फुल होती है जब एक मखसूस किस्म के लोग तलाश करना आपके लिए मुश्किल हो रहा हो, तो फिर आप स्नोबॉल सैम्पलिंग करते हैं और आप एक के ज़िम्मे लगाते हैं, वो दूसरों को ढूंढता है और इस तरह से आपका जो सैंपल साइज़ है वो मुकम्मल हो जाता है। तो ये स्नोबॉल सैम्पलिंग थी। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की काइंड्स भी हमारी मुकम्मल हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट मेजरमेंट स्केल के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।